हेलो 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 प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो, इससे पहले की जो क्लास थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था अपना 9th क्लास में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो बेसिक स्टडी थी वो हमने इससे पहले वाली क्लास में कर ली थी। तो आज हम उसके आगे की जो भी प्रोसेस है वो पढ़ते हैं। देखो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हम देख चुके कितनी क्लास थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुई थी तो फ्रांस का जो सोशल सिस्टम था उसमें क्या चल रहा था उस टाइम। देखो ये अपना टॉपिक था, है ना। हम देखो प्यारे बच्चों, बात ऐसी है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। तो इसमें थोड़े वर्ड अजीब से आते हैं, मैंने उनके बारे में पहले भी बताया था आपको। तो आपको करना क्या है, करना ये है कि जो भी नोट्स मैंने दिए हैं आपको एक बार कॉपी में आपको दोबारा से उनको खुद लिखना है ना। और ट्राई करना है 1-2 बार उनको रफ में दोबारा से उतार कर लर्न करने की कोशिश करना, क्योंकि कंफ्यूजिंग वर्ड है। देखो बात ऐसी है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम पढ़ रहे थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने उसमें उस टाइम का जो सोशल सिस्टम था उसमें हमने 3 क्लास पढ़ी थी। जो सोशल सिस्टम था उसमें 3 क्लास थी, है ना, पढ़ी थी ना, जिनको हमने एस्टेट वर्ड से डिफाइन किया था, है ना। ये एस्टेट वर्ड इंग्लिश वर्ड है। उस टाइम फ्रांस में ये वर्ड एस्टेट किसके लिए यूज किया जाता था, क्लास के सेंस में यूज किया जाता था। देखो किंग कौन था उस टाइम पर, लुइस 16। और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की एक डेट भी हमने पढ़ी थी, 5 मई 1789। हमने ये भी, इससे पहले हमने ये भी पढ़ा था कि ये 10 ईयर तक चलने वाली रिवॉल्यूशन थी, इस टाइम तक चलती रही थी, है ना। लुइस 16 वहाँ का कौन था, किंग था। एस्टेट वर्ड बोलना नहीं है। कौन कौन सी क्लास थी, अच्छा 2 तो ये थी, और थर्ड वाली क्लास कौन सी थी, जिसको जनरल क्लास या फिर लेबर क्लास क्या नाम दिया था। ये सबसे फर्स्ट ये इसमें कौन थे, ये चर्च के अंडर काम करती थी, नोबिलिटी थर्ड। देखो इसको हमने क्या नाम दिया था, हायर क्लास में नाम दिया था, हाई क्लास भी इसको नेम डिफाइन किया था, इस नेम से भी हमने। देखो ये बेसिक स्टडी हम कर चुके हैं उससे पहले। अब रिवॉल्यूशन के रीजंस भी हम पढ़ चुके हैं। क्या कि सबसे मेन रीजन क्या था उसका, टैक्स, यही तो था ना। सबसे मेन रीजन तो यही तो बताया ना। टैक्स देता कौन था, फर्स्ट और सेकंड वाली जो क्लास थी वो तो टैक्स नहीं देती थी, और थर्ड वाली क्लास थी वो ही सारा टैक्स पे करती थी। अब फर्स्ट और सेकंड क्लास जो है टैक्स पे नहीं करती, सेकंड और थर्ड। सेकंड में जो चर्च में वर्क करने वाले वर्कर्स थे वो भी हायर क्लास वाले लोग, वो भी टैक्स पे नहीं करते, यानी जो लैंडलॉर्ड्स थे वो भी टैक्स पे नहीं कर रहे। सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर आके गिर रहा है, सारा का सारा बर्डन आके गिर रहा है थर्ड क्लास पे, है ना। इसमें कौन थे, फार्मर्स, है ना, लेबर्स, और इसके अलावा जो जनरल वर्कर्स होते हैं वो थे। ये चीज क्लियर है क्या। अब देखो इसके बाद में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब भी पढ़ते हैं ना, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक वर्ड आता है ना, एक पॉइंट पढ़ा जाता है, अलग से उसकी स्टडी होती है। ज्यादा बड़ा पॉइंट है नहीं, छोटा ही है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। देखो स्ट्रगल टू सर्वाइव ये अलग से क्यों पढ़ा जाता है। देखो उस टाइम की जो सोशल सिचुएशन चल रही थी, जो सोशल सिस्टम चल रहा था उस टाइम, है ना, तो उस सिस्टम को
ठीक से डिफाइन करने के लिए हम इस स्ट्रगल को पढ़ते हैं। देखो सर्वाइव करना है ना, जिंदा रहने के लिए, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए जो स्ट्रगल उस टाइम पर चल रहा था वो स्ट्रगल इसमें पढ़ा जाता है ना। देखो उस टाइम की पॉपुलेशन कितनी हो गई थी, 28 मिलियन है ना। कब की बात है ये, 1789 की। देखो इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है ना, 28 मिलियन कितनी ये पॉपुलेशन है। अब देखो जो फ्रांस के जो लोग वहां के रहने वाले थे है ना, वो उनका जो मेन फूड क्या था, वो क्या था, ब्रेड है ना, ये इनका मेन फूड था। अब देखो एक बात आप ध्यान रखना, जब इंडिया में विंटर होता है तब फ्रांस में क्या होता है, समर है ना। और जब इंडिया में समर होगा तब फ्रांस में क्या होगा, विंटर। देखो ये जस्ट अपोजिट। देखो ये जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तब हम देखेंगे ये जो अर्थ है ना, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल आएगा है ना। तो एक पोल में जब विंटर होता है तो दूसरे में क्या होता है, समर होता है। और जब इसमें विंटर होता है तब इसमें क्या होता है, समर होता है। तो देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना सिचुएटेड है। तो देखो उस टाइम पर फ्रांस में मई की बात चल रही है, कब की, तो उस टाइम क्या चल रहा था, समर है ना, सर्दियां चल रही थी उस टाइम। और सर्दियां भी बड़ी तगड़ी वाली चल रही थी उस टाइम। देखो ये उस टाइम क्या हुआ था, 6 ईयर ऐसे निकले थे जिनमें हुआ क्या था कि जो एग्रीकल्चर है ना वो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई थी उस टाइम के। तो ये 6 ईयर कौन से हैं, ये है 1788 से है ना, कंटिन्यू हुए थे ये। तो ये 89 भी उसी में काउंट हो जाएगा। तो उस टाइम देखो हुआ क्या था, एग्रीकल्चर पूरा का पूरा बर्बाद हुआ। कैसा था, वहाँ की जो किसान थे उनकी फसलें पूरी की पूरी क्या हो गई थी, एंड हो गई थी, डेमोलिश हो गई थी। वो क्यों हुई थी, देखो रीजन ये था, सबसे पहली बात तो समर, बहुत जबरदस्त सर्दी है ना, उस सर्दी के बीच में रेन है ना, और रेन बार बार होती थी अगेन है ना। और इसके बीच में क्या होता था है ना, जो बर्फ गिरती है ना वो सिचुएशन थी इस टाइम पर है ना। विंटर बहुत तगड़ा वाला है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो वेदर जो है वो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर को क्या कर चुका था, डिमोलिश कर चुका था है ना, खराब कर चुका था, बर्बाद कर चुका था। अब इस वजह से हुआ क्या, रीजन, इस रीजन से हुआ क्या, इस पॉपुलेशन को चाहिए क्या, फूड चाहिए है ना, क्या चाहिए, फूड चाहिए। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए फूड चाहिए, तो जब एग्रीकल्चर बर्बाद हो रही है, खेती बर्बाद हो रही है, फसलें ठीक से हो नहीं रही है, तो होगा क्या, फूड आएगा कहां से। अब देखो हुआ क्या, ध्यान से समझना एक बार, स्टॉक ये क्या होता है, सुन लो। जिन लोगों के पास ये ब्रेड है ना, जिन दुकान वालों के पास, जो बेकरी ओनर्स होते थे उनके पास ये ब्रेड थी, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, स्टॉक करना शुरू कर दिया, बेचना बंद कर दिया। उन्होंने क्या सोचा कि हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं है ना, जब इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे। अब देखो क्या हुआ, डिमांड किसकी, ब्रेड की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है ना, और सप्लाई ये बहुत ही, ये तो माइनस में चली गई है ना, और डिमांड प्लस में चली गई। लोगों को खाने के लिए फूड तो चाहिए ही ना, और मेन फूड जैसे अपने यहाँ क्या होता है, रोटी चपाती चावल वगैरह ज़्यादा यूज करते हैं ना, दाल वगैरह, वैसे वहाँ के लोग क्या ब्रेड के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंडेंट थे। अब यही चीज़ उनको नहीं मिल रही, बेसिक नीड है ना। और ये क्यों नहीं मिल रही, एक तो एग्रीकल्चर बर्बाद है ना, फसलें बर्बाद, उसके बाद में
जो शॉप ओनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो स्टॉक कर रहे हैं। किसका स्टॉक कर रहे हैं? ब्रेड का स्टॉक कर रहे हैं। अब देखो इस वजह से क्या हुआ, एक तरह से देखा जाए तो ये सर्वाइवल ही तो है ना। एक तरह से देखा जाए तो लड़ाई चल रही है। ये किस चीज की लड़ाई चल रही है? जीने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है वहां के लोगों को, है ना। क्लियर है ये चीज? क्या चल रही है? लड़ाई चल रही है। और वहां के लोगों को क्या करना पड़ रहा है? सर्वाइवल के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब देखो बात क्या आती है, अब देखो इस टाइम वर्कर्स की सिचुएशंस और भी बैड हो गई। रीजन उसका क्या? वर्कर्स की सिचुएशन बैड हो गई। ये क्या करते थे वर्कर्स? किस में काम करते थे, है ना? जो लैंड लॉर्ड्स थे उनके अंडर वर्क करते थे, है ना। ठीक है, अब इनकी जो सैलरी है ना, वो डिसाइड कौन करता था? हेलो, हाँ तो बच्चों देखो बात क्या चल रही थी। वर्कर्स जो है उनकी सिचुएशन क्यों खराब हुई उस टाइम पर? देखो वर्कर्स की सिचुएशन खराब होने का रीजन क्या? ये जिन लोगों के अंडर वर्क करते थे वो इनकी प्राइस, उनका वेजेस, सैलरी है ना, क्या डिसाइड करते थे? सैलरी डिसाइड कौन करता था? ये लोग करते थे। अब ये लोग क्या करते थे? इनकी जितनी सैलरी बननी चाहिए ना उससे कम डिसाइड करने की कोशिश करते थे, कम से कम इनको मनी देने की कोशिश करते थे। अब देखो इनके ऊपर देखो वर्कर्स थे कौन? ये सब सारे के सारे कौन सी क्लास के थे? थर्ड क्लास के थे ना। थर्ड वाली कौन सी एस्टेट के थे? थर्ड एस्टेट, है ना। अब इनके ऊपर प्रॉब्लम क्या आ गई? इनको टैक्स भी देना है ना। इनके लिए फूड है नहीं, क्या नहीं है? फूड है ही नहीं, फूड है नहीं, टैक्स इनको देना है। इसके बाद इनको क्या मिल नहीं रहा? सैलरी। इनको सैलरी मिल नहीं रही। प्रॉब्लम क्या हो गई इन लोगों की? टैक्स देना है, फूड है नहीं, सैलरी इनके पास जितनी होनी चाहिए उतनी मिल नहीं रही। अब इस वजह से देखो ये जो पूरी की पूरा थर्ड एस्टेट था ना, कौन सा थर्ड, ये एक बहुत बड़े सर्कल में, जिसको एंडलेस सर्कल बोल सकते हो आप, है ना, जिसमें सरवाइव करना ही इनके लिए मुश्किल होता जा रहा था, उसमें फंस गए ये लोग, है ना। क्लियर है क्या ये चीज? यही था वो स्ट्रगल जो उस टाइम पर फ्रांस की जो मिडिल क्लास थी या थर्ड क्लास, जिसको थर्ड एस्टेट भी बोलते हैं। देखो थर्ड क्लास मीनिंग नंबर में थर्ड थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। वैसे थर्ड क्लास बोलने का कोई और मीनिंग नहीं है ना। थर्ड एस्टेट सबसे खराब सिचुएशन में कौन? थर्ड एस्टेट। अब देखो सब फिर दूसरी बात क्या आती है, जो टोटल लैंड है कि कौन सी लैंड टोटल, अगर वो 100 है ना, 100% हम मान लेते हैं, तो उसमें से 60 तो किसके पास? फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के पास, है ना। और 40 किसके पास? थर्ड के पास। अब 40 थर्ड के पास है, उसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि जो एग्रीकल्चर था, है ना, एग्रीकल्चर था वो क्या हो गया? वेस्ट हो गया। तो 40% तो यहाँ से भी माइनस में चले गए, है ना। और 60% जिनके अंडर ये वर्क करते थे, यही तो थे वो लैंडलॉर्ड्स जिनके अंडर ये वर्क करते थे, तो वो इनको क्या नहीं दे रहे थे? सैलरी नहीं दे रहे थे। तो ये बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुके थे ये लोग। अब देखो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक फिर से एक टॉपिक आएगा, है ना। ये थोड़ा लंबा वाला टॉपिक है। यही वो टॉपिक है जो हमें बताएगा कि जो रिवॉल्यूशन हुई थी, उस रिवॉल्यूशन को, है ना, आगे बढ़ाने में किन लोगों का रोल था। देखो थिंकिंग, किसकी थिंकिंग?
देखो ये थिंकिंग कि ये जो प्रिविलेज होते हैं, देखो प्रिविलेज क्या होते हैं, ये होते हैं स्पेशल पावर्स। स्पेशल पावर्स, देखो स्पेशल पावर्स उस टाइम पर थे किसके पास, कौन से स्टेट के पास थे, ये फर्स्ट है ना और सेकंड, इन दोनों स्टेट के पास थे क्या स्पेशल पावर्स थे। ये क्या स्पेशल पावर्स थे इन लोगों के पास, इनको क्या नहीं देना था, टैक्स नहीं देना था। सबसे बड़ा पावर क्या था इन लोगों के पास कि इनको टैक्स नहीं देना था, है ना। दूसरा इनके पास स्पेशल पावर क्या था कि इनको लैंड लॉर्ड बनाया हुआ था। क्या बनाया हुआ था, लैंड लॉर्ड बनाया हुआ था, मालिक बनाया हुआ था। जितनी भी लैंड थी उसका मालिक इनको बना रखा था इन लोगों को। फिर थर्ड क्या था कि जो चर्च है ना, इस चर्च में वर्क करने के लिए कौन एप्लीकेबल था, है ना। भी चर्च के अंडर अगर कोई पर्सन वर्क करना चाहता है तो वो या तो फर्स्ट स्टेट से होना चाहिए या सेकंड स्टेट से होना चाहिए। तो ये भी तो इनके पास स्पेशल पावर्स ही थे। तो देखो इन स्पेशल पावर्स को खत्म करने का, इन स्पेशल पावर्स को एंड करने की थिंकिंग किनके पास आई, मिडिल क्लास के पास आई। तो देखो मिडिल क्लास क्या थी, अभी समझाते हैं आपको। देखो मिडिल क्लास ने सोचा, ये थॉट सबसे पहले किनके पास आई, मिडिल क्लास के पास। देखो मिडिल क्लास कौन थे, वो लोग जो फर्स्ट सेकंड क्लास में नहीं थे, थर्ड स्टेट में थे, लेकिन कौन, थर्ड स्टेट में भी कौन, जो लोग एजुकेटेड थे। सबसे पहली बात तो क्या, एजुकेटेड थे। कौन, लॉयर्स, लॉयर्स थे इसमें, है ना। देखो वैसे तो देखा जाए तो जो थर्ड स्टेट के जितने भी लोग क्या करते थे, किसी भी ऑफिस में वर्क करते थे, वो सारे के सारे मिडिल क्लास में उनको काउंट करते हैं। ये मिडिल क्लास कौन सी थी, देखो ध्यान से देखा जाए तो आपने थर्ड स्टेट जो थी, थर्ड क्लास हमने जो देखी थी, उसमें फार्मर्स भी थे, है ना, और गवर्नमेंट के अंडर जो ऑफिस होते थे उनमें वर्क करने वाले वर्कर्स भी थे, है ना, राइटर्स भी थे। तो ये देखो इन फार्मर्स, है ना, और इन सबको मिला के एक क्लास बनी, उसी को क्या कहा गया, मिडिल क्लास कहा गया। इसमें ज्यादातर पर्सन वो लोग थे जो पोएट थे, राइटर्स थे। कौन थे, पोएट हो गए, राइटर्स हो गए, वो सारे के सारे किस में काउंट होंगे, मिडिल क्लास में। देखो इस क्लास की थिंकिंग क्या थी, ये क्लास कहती क्या थी, इन लोगों में ऐसी बात कहां से आई इनके माइंड में कि इन्होंने प्रिविलेज को, स्पेशल पावर्स को एंड करने की प्रोसेस शुरू की। देखो ये क्या कहते थे, किसी भी पर्सन की, है ना, किसी भी पर्सन की एबिलिटी क्या है ना, उसकी योग्यता क्या है, उसको मेजर करने के लिए ए स्टेट क्या नहीं होना चाहिए, बेस नहीं होना चाहिए, है ना। किसी भी पर्सन को इस बात के लिए कोई स्पेशल पावर नहीं मिलना चाहिए कि वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में जन्म हुआ है उसका। क्लियर है। ये क्या कहते हैं कि दूसरे वर्ड में अगर आप इसको समझो तो इन लोगों का कहना क्या था कि किसी भी पर्सन के पास इसलिए स्पेशल पावर नहीं होना चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर क्लास में जन्म हुआ है, उसका किसी पर्सन का बेटा है, इसलिए उसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं होनी चाहिए। उसके पास जितने भी पावर होने चाहिए वो होने चाहिए किसके लिए, उस किस बेस पर, उसकी स्किल्स के बेस पर, उसके वर्क के बेस पर कि वो क्या वर्क कर सकता है ना, क्या वर्क करने में वो एबल है, क्या करने की योग्यता वो रखता है। ठीक है। देखो अब देखो कुछ राइटर्स आएंगे जो
राइटर्स इन लोगों की बातों को, इन लोगों को क्या करेंगे, एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो थिंकिंग ऑफ एंड ऑफ प्रिविलेज। देखो प्रिविलेज स्पेशल पावर्स होते हैं, इन स्पेशल पावर्स को एंड करने की, है ना, ये थिंकिंग किन में सबसे पहले आई, मिडिल क्लास में। तो मिडिल क्लास कौन सी क्लास थी, जो थर्ड स्टेट थे उसके कौन से लोग, एजुकेटेड लोग, है ना, जो गवर्नमेंट के कुछ एक ऑफिस ऐसे थे जिनमें थर्ड क्लास के स्टेट, जो थर्ड स्टेट था उसके कुछ एक वर्कर्स को वर्क करने का मौका मिलता था, है ना। तो उन लोगों को किस में काउंट किया, थर्ड स्टेट में। देखो सबसे बड़े दो राइटर्स आएंगे इसमें, देखो ध्यान से समझना, इन राइटर्स की बुक का नाम पूछ लिया जाता है, जे रूसो, है ना, और जॉन लॉक। देखो इन दोनों को लिबरल राइटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिबरल मीनिंग होती है ओपन माइंडेड, है ना। कौन से राइटर इनको ओपन माइंडेड, खुले माइंड का, खुला माइंड मीनिंग ये वो होते हर टॉपिक के ऊपर खुले माइंड से उसकी प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट के बारे में थिंकिंग करने की एबिलिटी रखते थे। ठीक है, क्लियर है ये। जीन जो, देखो इनका नाम था जीन जैक रूसो, है ना, जॉन लॉक, है ना, रूसो और लॉक। देखो इनको सबसे पहली बात यह है कि ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, है ना, ह्यूमन राइट्स जो होते हैं उनका फादर भी कहते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि किसी भी पर्सन के पास स्पेशल पावर नहीं होने चाहिए, हर पर्सन के पास कुछ एक पर्टिकुलर पावर्स ऐसे होने चाहिए जो उसको बाय बर्थ हमेशा के लिए गिवन होने चाहिए। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखो इन्होंने किया क्या, जॉन लॉक ने क्या कहा और रूसो ने क्या कहा। इन्होंने कहा, क्या कहा कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, किसके बीच में, गवर्नमेंट और किसके बीच में, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में। देखो ये वो बेस है किसका, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसका भी बेस यही है ना। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा किसके किसके बीच में, है ना, किसके किसके बीच में होगा, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में। देखो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने इस टाइम पर बताया था, बाद में जब यूएसए, हमने पढ़ा था ना कि यूएसए में जो बैटल हुआ था उसमें लुई 16 से पहले के जो किंग थे उन्होंने यूएसए की हेल्प की थी। जब यूएसए एक कंट्री बना तो उस कंट्री में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटर्न फॉर्म में दिए गए, उसका बेस यही वो कॉन्ट्रैक्ट है। इनकी वो बात जो कहती है कि किसी के स्पेशल पावर किसी के भी पास नहीं होने चाहिए, लेकिन कुछ राइट्स, इन्होंने राइट नाम दिया था सबसे पहले। इन्होंने कहा था कि वो पावर जो किसी हर पर्सन को बाय बर्थ बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इक्वल मिलने चाहिए। किसने कहा था, जीन जैक रूसो और जॉन लॉक ने। देखो जॉन लॉक ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो भी फॉर्मूला है वो बताया था। अब देखो गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, इन्होंने, देखो ये थ्योरेटिकल बातें हैं सारी की सारी। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इनको एक बार कंपेयर करके लिख करके सीखने की कोशिश करना, लर्न करने की कोशिश करना, तब समझ में आएगी। देखो एनसीईआरटी की बुक है ना, तो एनसीईआरटी ये बुक 9th क्लास में लेके आए हैं। इस बुक में क्या है कि ये रटने से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पे
प्रेशर डालती है, तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने वाली ही है ना। तो देखो गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, कहते क्या है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बताता है क्या कि गवर्नमेंट किसी को भी स्पेशल पावर्स नहीं देगी, सिटीजन्स कभी भी किसी स्पेशल पावर की मांग नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, गवर्नमेंट सभी सिटीजन्स को इक्वल मानेगी, है ना। और कुछ फंडामेंटल राइट्स, कुछ पावर्स सबको इक्वल दिए जाएंगे। देखो वो कौन कौन से पावर्स हैं, कौन कौन से पावर्स हैं। देखो सबसे पहली बात तो अगर स्पेशल पावर नहीं होंगे तो क्या होगा, जो प्रिविलेज होगा वो क्या होगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। ये बात देखा जाए तो इनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो किसको एंड कर देता है, यही इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड है, किसका, प्रिविलेज का, है ना। किसका एंड है, प्रिविलेज का, स्पेशल पावर का। किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, सबको इक्वल कर देते हैं। अगर सबको इक्वल कर देते हैं तो क्या स्टेट बचेंगे क्या, सभी तो इक्वल हो गए, टैक्स भी सबके ऊपर इक्वली लगेगा फिर, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, स्टेट का भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आया होगा, है ना। देखो मैं आप लोगों से उम्मीद ये करता हूँ, जो नोट्स मैंने दिए हैं आप एक बार उनको खुद लिखना, है ना। कुछ भी आपको अगर डाउट हो कमेंट में बोल देना, है ना। कमेंट में नहीं तो फिर मैसेज कर देना आप मेरे को, है ना। देखो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है। अगर समझ में नहीं आई हो तो आप एक बार मेरे से दोबारा कंसल्ट कर लेना। अब देखो बात क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था, ये मिडिल क्लास के, देखो ये राइटर्स ही तो थे, कौन थे, ये राइटर्स ही तो थे। तो राइटर्स कौन थे, जिनको हमने किस में गिना था, मिडिल क्लास में गिना था, काउंट किया था ना। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है। अब देखो कई बार क्या होता है, जो जॉन लॉक है उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया था। तो देखो उस बुक का नाम कई बार पूछ लेते हैं, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। देखो ट्रीटीज क्या होती है, ट्रीटीज होती है डिटेल्ड नोट, जिसको हम ऐसे भी बोलते हैं, है ना, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। देखो एक बात ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है, बुक का नेम पूछ लिया जाता है। आपको लॉक की बुक का नेम याद रखना है, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, है ना। हिंदी में जब ये प्रिंट हुई थी तो उसका नाम क्या था, हिंदी में प्रिंट हुई तब नाम आया था शासन के ऊपर मेरे दो निबंध, है ना। इस नाम से ये बुक प्रिंट हुई थी। देखो इनके साथ साथ, किनके साथ, रूसो और लॉक के साथ साथ, है ना, एक राइटर और आएंगे, मोंटेस्क्यू, है ना। ये भी देखा जाए तो इनको फ्रीडम जो होती है ये इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर देने वाले राइटर थे, ठीक है। देखो कई बार इसकी बुक भी पूछ ली जाती है। देखो मोंटेस्क्यू ने बताया क्या था, मोंटेस्क्यू ने बताया था कि एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, है ना। देखो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी पहली बात तो कई बार इनकी बुक का नेम अगर पूछ लिया जाता है ना, तो इनकी बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, है ना। बुक का नेम तो ये था, है ना। जब ये प्रिंट हुई थी तो ये बुक किस नाम से फेमस हुई थी, इस नेम से, जी जो एंड का जो नेम है ना, द लॉज, है ना, इस नेम से ये फेमस हुई थी। आपको इनकी बुक का भी नेम याद रखना है। देखो इन्होंने क्या कहा था, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, अभी हमने क्या पढ़ा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, तो उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा और डीप में इन्होंने डिफाइन किया था। हमने अभी पढ़ा क्या,
सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या कहते हैं, पावर्स का क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किन किन के बीच में था, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, है ना। तो ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किन के बीच होगा, ये होगा गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम पार्ट भी बोलते हैं, किन किन के बीच, लेजिस्लेटिव, है ना, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इनके बीच में क्या होगा, पावर का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखो वैसे देखा जाए तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन इनमें भी तो हुआ था, इन्होंने भी तो अपने पावर डिसाइड किए ना कि स्पेशल पावर तो किसी के पास नहीं होंगे। देखो जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो उसमें पावर्स भी डिसाइड होते हैं, डिसाइड किया जाता है कि गवर्नमेंट किस लेवल तक, है ना, किस बाउंडेशन तक रूल्स बना सकती है, सिटीजन्स की लाइफ में कहाँ तक इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। वैसे ही ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ही, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना उसी का डिटेल्ड क्या है, फॉर्म है। तो ये जब गवर्नमेंट के तीनों पार्ट बनेंगे तो उन तीनों पार्ट के बीच में क्या होना चाहिए, उन तीनों के पार्ट के बीच में वर्क भी डिसाइड होने चाहिए। देखो तो पावर डिसाइड हो जाएंगे तो वर्क भी डिसाइड हो जाएंगे। देखो अब बात, ये चीजें हम पढ़ क्यों रहे हैं, जब ये रिवॉल्यूशन चलेगी और किसका एंड हो जाएगा, किंग और एस्टेट का एंड हो जाएगा, तब जब कॉन्स्टिट्यूशन की क्या होगी, जरूरत होगी, तब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, एंड किसका हो गया, है ना, एस्टेट का एंड हो गया, बन क्या गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, है ना। तब क्या होगा, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये बेस बनेगा किसका, इसका, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का बेस किसका बने, कौन बनेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट था, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसका क्या बनेगा, बेस बनेगा, ठीक है। एस्टेट एंड हो जाएगा, है ना। किंग की सिचुएशन दोबारा से डिसाइड करनी होगी कि उसकी सिचुएशन अब होगी क्या, क्लियर है क्या ये चीज। एस्टेट एंड, है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तब इन चीजों को दोबारा से हमें डिफाइन करना पड़ेगा। देखो जब बात आती है कि क्या ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट और कहीं भी दिखता है, तो जब यूएसए एक कंट्री बनेगा, देखो इसके इतने टुकड़े थे, इन टुकड़ों को मिला के क्या बनाया गया था, एक कंट्री बनाई गई थी, है ना। तो जब ये टुकड़े मिलके एक कंट्री बनाएंगे उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ये जो राइट्स, है ना, अभी हमने जिसके बारे में स्टडी की थी, है ना, वो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, वो पूरा का पूरा क्या होगा, फिर से इसका बेस बनेगा। देखो अब यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ना वो बिल्कुल एज इट इज, जो रूसो, लोक और मोंटेस्क्यू तीनों ने कहा है, जो उन्होंने अपनी थ्योरी दी है उस थ्योरी को बेस बना करके ही आगे इम्प्लीमेंट होगा और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। देखो देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड के जितने भी कंट्री है, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन देखने को आपको मिलेंगे, उनमें ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फंडामेंटल राइट्स भी दिखेंगे, तो इन फंडामेंटल राइट्स, है ना, इनके बारे में स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, रूसो, लोक और मोंटेस्क्यू ने इनकी स्टार्टिंग की थी। अब देखो बात क्या होती है, ये सारी सिचुएशन चल ही रही है ना। इस टाइम के बाद होता क्या है, हमने पहले पढ़ा था कि जो किंग था उसके ऊपर क्या था, जो कर्जा था, देनदारी थी, जो लोगों को पैसे उसे देने थे वो बढ़ता जा रहा था, 10% तक क्या मांगा जा रहा था, टैक्स। तो उसने क्या किया कि
टैक्स क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये जो टैक्स इंक्रीज करने की न्यूज ये कहां गई, ये गई सिटीजन्स में ना। अब देखो सिटीजन्स में न्यूज जाती है। अब इससे पहले के दोनों पॉइंट को एक जगह कंबाइन करना है। कंबाइन करके क्या पढ़ना है कि उनकी जो सोशल सिचुएशन उस टाइम चल रही थी, उस सिचुएशन में हुआ क्या क्या हुआ, वो उनकी फूड की जो डिमांड है ना, फूड की और एग्रीकल्चर की जो सिचुएशन थी, फूड मिल नहीं रहा था। क्या नहीं मिल रहा था, ब्रेड, है ना। और एग्रीकल्चर पूरी तरह से क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। सैलरी उनकी है ना माइनस में जा रही थी, जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं रही थी। फूड की क्या थी डिमांड, वो क्या हो रही थी, वो प्लस में जा रही थी। डिमांड तो बढ़ती जा रही थी ना, लेकिन सप्लाई माइनस होती जा रही थी। भाई सप्लाई माइनस, फिर दूसरी बात क्या थी, स्टॉक भी हो रहा था, है ना। ये तो सोशल सिचुएशन आ गई। उसके बाद सिचुएशन क्या आती है कि वो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। कौन दे रहा है, थर्ड एस्टेट। सिचुएशन क्लियर। उसके बाद में क्या है, जो राइटर्स हैं वो राइटर्स अपनी बुक है ना, और बुक के अलावा जो उनकी पोएट्री है, कविताएं हैं, उनसे क्या कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमारी सिचुएशन बुरी है, इस सिचुएशन को हमें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। रूसो लोक सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली सिचुएशन भी चल रही है। देखो इन्होंने जो बुक लिखी थी, तीनों के तीनों राइटर्स ने, इनकी बुक बहुत ज़्यादा फेमस बुक थी उस टाइम की, क्योंकि उनकी बुक है वो उस टाइम की उस जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को तो डिफाइन करती ही थी, उस सिचुएशन का सॉल्यूशन भी बताती थी। ये बात आप समझ गए। बुक्स, जो उनकी बुक्स थी उन राइटर्स की, वो क्या करती थी, सिचुएशन भी बताती थी, प्रॉब्लम भी बताती थी, और उसका क्या करती थी, सॉल्यूशन भी बताती थी। इस टाइम पर क्या हुआ, न्यूज आती है क्या, कि टैक्स को इंक्रीज किया जाएगा। न्यूज किस साइड से आती है, किंग की साइड से ये न्यूज आई है। किस साइड से आई है, किंग की साइड से, कि ये न्यूज लोगों तक पहुंच चुकी है न्यूज़पेपर्स के थ्रू, है ना, मैगजीन्स के थ्रू, कि क्या होगा, अब टैक्स को इंक्रीज किया जाएगा। अब देखो टैक्स इंक्रीज किया जाएगा इस सिचुएशन में, तब होगा क्या, लोगों में क्या आएगा, गुस्सा आएगा, है ना। लोग क्या हुए, एंग्री सिचुएशन, लोगों को क्या हुआ, गुस्सा आया कि इस सिचुएशन में टैक्स बढ़ाने की और बात कर रहे हैं। टैक्स बढ़ेगा तो पूरा का पूरा बर्डन आएगा किस पे, थर्ड स्टेट पे। उस सिचुएशन में जब ये न्यूज आई, तब हुआ क्या, कुछ एक नए राइटर्स, कुछ एक नए लीडर्स उभर के आए लोगों के सामने, है ना। उन लीडर्स ने किया क्या, उन लीडर्स ने लोगों को बताया कि आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए, है ना, क्या करना होगा। अब हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, प्रिविलेज को एंड करने की, स्पेशल पावर्स को एंड करने की स्टार्टिंग थिंकिंग मिडिल क्लास में आ चुकी है ना। मिडिल क्लास में वो थिंकिंग आ चुकी है। तब क्या हुआ, उन लोगों ने फिर ये जब ये न्यूज पहुंची, तब हुआ क्या, जो नए लीडर्स आए उनके जो स्पीच थी उनको जोर जोर से पढ़ा जाने लगा, ताकि देखो कहीं पर भी कुछ यूथ का ग्रुप है, कुछ लोगों का ग्रुप है, तो उसमें उनकी ही बार बार डिबेट चलती थी, है ना। तब तक देखो टैक्स इंक्रीज करने की केवल न्यूज आई है, इंक्रीज हुआ नहीं है। इंक्रीज कैसे होगा, है ना, इंक्रीज होने के बाद क्या सिचुएशन बनेगी, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो, है ना। देखो ये बात क्या चल रही है। अब हुआ क्या, स्कूल हो गए उस टाइम के, है ना, कुछ क्लब थे, कुछ कॉलेजेस थे, उनमें क्या हुआ, ये न्यूज पहुंची तो उनमें क्या हुआ, लोगों में गुस्सा आया, उन्होंने बैठ के बात करना शुरू किया। जो लोग अनपढ़ थे, है ना, अनएजुकेटेड थे, तो उनके लिए क्या हुआ, लोगों ने जोर जोर से पढ़ के, है ना, और वो बताई वो बातें उनको, वो न्यूज बताई, उनका सॉल्यूशन बताया कि हमें ये करना होगा, है ना। और ये गुस्सा बहुत तेजी से फैला, लोगों ने प्रोटेस्ट करने की पूरी तैयारी कर ली थी। देखो प्यारे बच्चों, बात ऐसी है, आपको ये पूरा का पूरा सिचुएशन अपने माइंड में रखना है, उसके बाद में आगे की स्टडी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।